हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2022 के सोशल साइंस के पेपर को। सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स के रूप में अच्छे से लिखा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको लिखा हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत फर्दर भी डिस्कस करेंगे ताकि किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं, उन सबको भी हमें पता चले और कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमें पता रहे, इसलिए हम थोड़ा बहुत फर्दर भी उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी 1 मार्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कम टू इंडिया? पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब आई थी? पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस हमारी कब आई थी? 16th सेंचुरी या हम कहें कि 16वीं शताब्दी में पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आई थी। अभी प्रिंटिंग प्रेस वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में मानव के इतिहास में कुछ इन्वेंशन ऐसे हुए हैं जो जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया था। जैसे कि ग्राहम बेल ने जब फर्स्ट बार टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था, आवाज़ को एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुँचाया था। तो उस इन्वेंशन के बाद क्या हुआ, टेलीफ़ोन बने, कीपैड वाले फ़ोन्स बने, अभी के टाइम के स्मार्टफ़ोन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब कहाँ से आई है? ये सब ग्राहम बेल के एक छोटे से इन्वेंशन, आवाज़ को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुँचा के टेलीफ़ोन का आविष्कार करने के बाद आई है। तो वैसे ही ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये भी इसने भी दुनिया को चेंज करके रख दिया था। इसीलिए ये एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे चेंज करके रख दिया था? प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद हुआ क्या? इतने सारे न्यूज़पेपर्स, बुक्स, अ, इनको पूरी दुनिया में हर एक इंसान तक पहुँचने में आसानी हुई और ये आसानी से पहुँचने स्टार्ट हो गई। उससे पहले एजुकेशन हर किसी के लिए अवेलेबल थी नहीं। केवल जो टॉप के लोग हैं या जो सबसे ब्रिलियंट लोग हैं, केवल उन्हीं के लिए एजुकेशन अवेलेबल थी, राइट? और एजुकेशन का एंसिएंट मीडियम क्या था? जैसे अगर कोई गुरु हैं, इनके कुछ शिष्य होंगे, राइट? तो ये वर्बली मौखिक रूप से इनको नॉलेज दिया करते थे। फिर ये उनको सुन के ग्रैस्प करते थे और उसके बाद कम्युनिटी में जाके, किसी गाँव में जाके, वहाँ पर इसका आदान-प्रदान इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पहुँचाया करते थे, राइट? फिर उसके बाद धीरे-धीरे ना सिर्फ़ इंडिया बल्कि दुनिया के हर किसी कोने में हर किसी ने अपने-अपने कंट्री की हिस्ट्री को प्रिज़र्व करने की कोशिश करी, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को। कैसे करी? कई लोगों ने केले के पत्तों में लिखना शुरू किया, कई लोगों ने ताम्र पत्रों में लिखना शुरू किया, कई लोगों ने दीवारों में लिखा, वॉल्स में लिखना स्टार्ट किया, ड्राइंग्स बनानी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद ये चॉक एंड स्लेट उसके थ्रू लिखना स्टार्ट किया। फिर आए हमारे क्या, वुडन ब्लॉक्स, है ना? वुडन ब्लॉक्स जैसे हम क्या करते हैं, एक किसी बुक में या किसी अपने डॉक्यूमेंट में मुहर मारी जाती है। तो वुडन ब्लॉक में अक्षरों को प्रिंट किया गया, फिर उसके बाद उसको मैन हैंडल किया गया। तो लेकिन इसमें होता क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और इसमें क्या है, देखो ह्यूमन एरर के चांसेस भी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो तब भी हमारा क्या है, सब एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ कि एजुकेशन, साक्षरता, नॉलेज हर किसी के लिए अवेलेबल हो गई। एक एग्ज़ाम्पल और है इसका, जैसे मैं आपको बताऊँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना? हमारी एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो बहुत ही एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी। अब इसमें आग लगने से पहले यहाँ पर कितने हज़ारों लाखों डॉक्यूमेंट्स थे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, बर्न हो गए। सारे के सारे वो जब वहाँ पे आग लगाई गई तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, हमारे बर्न हो गए। पूरे के पूरे जल गए। अगर प्रिंटिंग प्रेस वहाँ उस टाइम पे अवेलेबल होती तो हम ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के ये सारे कॉपी हो चुके होते। तो हमें उतनी सारी नॉलेज हमारी विलुप्त नहीं होती, कंप्लीटली वैनिश्ड नहीं हुई होती। तो इसी वजह से आज के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस कितना इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, अब आप खुद सोच सकते हैं और इसीलिए ये एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खैर ये तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, इसमें बड़े-बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, जिन्हें हम धीरे-धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस की अर्ली फॉर्म्स क्या है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वही वुड के ब्लॉक्स बना के, लकड़ी के ब्लॉक्स बना के प्रिंट किया करते थे। प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1440 में। इसको इन्वेंट किया था किसने? जोहानस गुटेनबर्ग ने इसे इन्वेंट किया था। ये बंदा था कहाँ का? ये जर्मनी का बंदा था। प्रिंटिंग प्रेस की इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस मीनिंग
इंक वो हमने क्या किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुँचाया, फिर उसके बाद वो सीधा आपकी बुक्स वगैरह में पेजेज़ में वो प्रिंट होने लगे थे। और जो हमारा क्वेश्चन था कि इंडिया में ये कब आई थी, तो ये 16th सेंचुरी में इंडिया में आई थी। ये हिंदी में है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप? बोलता है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन-सी नहीं है? राइस, व्हीट, मेज़, ग्राउंडनट। तो इसका सही आंसर क्या है? व्हीट, गेहूँ। ये क्या है? ये विंटर सीज़न की फसल है। ये विंटर सीज़न की फसल है, इसको हम बोलते हैं क्या? राबी की फसल। ये राबी की फसल का एग्ज़ाम्पल है। और ये राइस, मेज़, ग्राउंडनट ये कब की फसल है हमारी? इनको हम बोलते हैं क्या? खरीफ की फसल बोलते हैं या खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे खरीफ क्रॉप के बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मॉनसून क्रॉप। मॉनसून क्रॉप कहने का मतलब क्या है कि ये हाइली डिपेंड करती हैं रेन वाटर पे, है ना? और वाटर की जो डिमांड है, वाटर की जो डिमांड है वो कितनी होगी? वाटर डिमांड कहें या हम वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई। इसीलिए तो इनको मॉनसून का वेट करना पड़ता है, राइट? सेकंड पॉइंट है हमारा क्या? सोन टाइम, मतलब बोने का समय कब है? इसको हम बोलते कब है? जून, जुलाई। अब देखो जून से क्या समझ में आ रहा है? जून और जुलाई से, इस मंथ से क्या समझ में आ रहा है हमें? कि जून यानी कि ऐसा टाइम जब हमारा क्या हो? गर्मी भी हो, हल्की-फुल्की गर्मी भी हो, और जुलाई मीन्स मॉनसून, यानी कि हमारी क्या होनी चाहिए वहाँ पे? बारिश भी होनी चाहिए। तो ऐसे मौसम मौसम में इसको बोया जाता है। इसे विंटर सीज़न में नहीं बोल सकते कि बारिश हो रही है और गर्मी नहीं पड़ रही है। थर्ड पॉइंट है हमारा क्या? हार्वेस्ट टाइम। इसका हार्वेस्ट टाइम, कटाई का समय क्या है? जब खेती लग जाएगी तो सितंबर, अक्टूबर के टाइम पे इसको काट लिया जाता है, और इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? राइस, चावल, मेज़, मक्का, ग्राउंडनट, मूँगफली, कॉटन, कपास, मूँग दाल, इसके साथ ही उड़द की दाल, ये सब क्या है? हमारे एग्ज़ाम्पल है खरीफ की क्रॉप के। ये हिंदी में। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसमें आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कैबिनेट्स और पंचायती राज बॉडीज। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्था, इनमें से किसमें सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए? तो वो है हमारा कितना, किस पे? पंचायती राज संस्था में। 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व्ड की गई हैं वुमेन्स के लिए। और लोकसभा वगैरह में भी वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए अ, प्रपोज़ल दिया गया है, उसके ऊपर अभी काम जारी है। अब डिस्कस करते हैं पंचायती राज बॉडीज़ को, पंचायती राज संस्था। ये क्या है? ये एक इंडिया का सिस्टम है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल। ये क्या है? एक भारत की स्थानीय शासन प्रणाली है जिसकी स्थापना ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के तहत की गई थी। देखो, जो भी डेवलपमेंट हमारा सेंट्रल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है, वो स्कीम्स गाँव के लोगों तक पहुँच सके, और साथ ही साथ जो भी हमारी गवर्नमेंट बनती है, इस गवर्नमेंट को बनाने में, देश को चलाने में, जो हमारे गाँव के लोग हैं, जो विलेजेज़ हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन हो। इस थॉट के तहत पंचायती राज बॉडीज़, पंचायती राज संस्था का गठन किया गया था। डेमोक्रेसी विलेजेस तक जानी चाहिए। ठीक? अब इसके स्ट्रक्चर क्या है हमारे? इसके 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर 3 रूप में बनाया गया है। पहला है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे। सेकंड है पंचायती समिति, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल पे। थर्ड है हमारा जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक? ग्राम पंचायत में हमारे वो लोग आते हैं, जैसे क्या है? सरपंच वगैरह, है ना? ये लोग कहाँ पे आते हैं? विलेज लेवल में आते हैं। और पंचायती समिति ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, सीडीपी के अंदर ये विलेजेस को कई सारे ब्लॉक्स में बाँट दिया गया था। ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं पंचायती समिति। और जिला परिषद के अंदर क्या आएगा हमारा? ये जो होती है हमारी नगर पालिका, एमए, एमएलए, ये सब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद के अंदर आते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं बता दूँ, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने बोला था कि
वो इसके खिलाफ थे। मतलब ये जो ग्राम पंचायत है ना विलेज लेवल पे जब ये बात की गई कि विलेज लेवल पे भी हमें डेमोक्रेसी को, सत्ता को गाँव के लोगों के हाथ में देना चाहिए, तो भीमराव अम्बेडकर उसके खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि जो गाँव के लोग हैं वो क्या है नैरो माइंडेड हैं। ठीक है? और वो कम्युनिज़्म को हाईली फॉलो करते हैं। मतलब एक ही के हाथ में बेसिकली पावर रहेगी। ठीक? और अगर इनके हाथ में आप सत्ता दे भी दोगे, पावर दे भी दोगे, तो ये गाँव का विकास नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल अपना-अपना ही देखेंगे और ये कई हद तक ये बिल्कुल सही बात भी है कई हद तक, कई सारे गाँव में ऐसा देखा भी जाता है। सेम और गांधी जी का जस्ट इसका अपोज़िट कहना था। गांधी जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमें ये जो है ना डेमोक्रेसी गाँव के लोगों के हाथ में ये थमा देनी चाहिए, ताकि गाँव गाँव के लोग अपनी समझ के अकॉर्डिंग गाँवों की जो परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग गाँव का विकास कर सकें। तो ये गांधी जी का मानना था। खैर ये बस इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बाकी इतने पॉइंट हमारे काफ़ी हैं। ये हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एल्यूमीनियम इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री? तो इसका राइट आंसर क्या है? एल्यूमीनियम इंडस्ट्री। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं बॉक्साइट को। इस क्वेश्चन में जो पूछा है बॉक्साइट को डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट इज द प्राइमरी ओर फ्रॉम विच एल्यूमिना इज एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइट क्या होता है ना, एक प्राइमरी ओर होता है। बेसिकली ये एक रेडिश ब्राउन कलर का एक स्टोन होता है। ठीक है? एक रेडिश ब्राउन कलर का एक स्टोन होता है। इसको क्या करते हैं हम, इसको ज़मीन से पहले एक्सकेवेटेड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हमें ये मिल जाता है बॉक्साइट, ये रॉक जब हमें मिल जाता है, बॉक्साइट हमें मिल जाता है, तो फिर हम इससे क्या कलेक्ट करते हैं, इसमें से हम निकालते हैं एल्यूमिना को निकालते हैं। इसको हम इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन हम एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हम फैक्ट्री में भेज के क्या बनाते हैं, एल्यूमीनियम को बनाते हैं। ठीक है? तो बॉक्साइट कौन-सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है? एल्यूमीनियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब एल्यूमीनियम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट मेटल है हमारे लिए, आप खुद सोच सकते हो कि इसकी क्वालिटीज़ क्या-क्या हैं। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसमें ईज़िली हमारा जंग वगैरह नहीं लगता है। इसके यूज़ेज़ क्या-क्या होते हैं, देखो ट्रांसपोर्टेशन में, कार्स में, बसेज़ में, प्लेन्स में, इन सब में क्या होता है एल्यूमीनियम का यूज़ होता है। जैसे प्लेन्स है, डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट स्टील का यूज़ होता है। एलॉय होते हैं, मिक्स करते हैं, हम अलग-अलग मेटल को मिक्स करके ऐसा मेटल बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेटल बनाते हैं। उसके अलावा पैकेजिंग आइटम्स में भी जैसे घरों में जो वॉल्स में कलर करते हैं ना, कलर के डिब्बे आते हैं, कैन्स उसमें आते हैं, राइट? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी हम क्या करते हैं, एल्यूमीनियम का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है हमारा बॉक्साइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइमरी ओर है, जिसमें से हम एल्यूमिना निकालते हैं। और ये कौन-सा बॉक्साइट कौन-सा रॉक होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, मतलब अवसादी रॉक होता है। जब जैसे पहाड़ है, बारिश हुई, उसमें से क्या हुआ कंकड़ पत्थर गिर गए, तो उस तरीके से जो बनता है, इसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक का हम कह सकते हैं क्या जैसे चूना पत्थर है, ठीक है? तो वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्ज़ाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम रेन इन इंडिया, डीडीपी। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का एक सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो इंडिया में रेन किया गया था। ये कब बिगिन हुआ था? ये हुआ था हमारा 1970 में बिगिन हुआ था। इसकी एग्ज़ैक्ट डेट है 13 फरवरी, ठीक है? 13 फ़ेब को ये स्टार्ट हुआ था, 13 फ़ेब 1970 को ये स्टार्ट हुआ था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? इंक्रीज़ करना मिल्क प्रोडक्शन को, इंडिया के अंदर दूध के उत्पादन को बढ़ाना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। इंक्रीज़ द रूरल इनकम, गाँवों के लोगों की, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। सेकंड मेन एम इसका ये था। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? गिव फार्मर्स कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज़,
फार्मर्स को अपने रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल देना। आप देखो क्या कहने का मीनिंग है, इसका मीनिंग यहाँ पे कहने का ये है कि जैसे मान लो अगर उस टाइम पे जैसे अगर 2 रुपये में हमें मिल्क मिलता था, फार्मर्स 2 रुपये में मिल्क को क्या करते थे, सेल करते थे। तो वो मार्केट जाके जो मार्केट के लोग होते थे वो क्या करते थे, 10 रुपीज़ में उसको सेल कर देते थे। तो फार्मर को तो 2 ही रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिन्होंने सेल किया मार्केट में जाके उन्हें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपए। सारी मेहनत इनकी प्रॉफिट ले गई ये। तो ये जो मिडल मैन वाला चक्कर था, इसको भी ऑपरेशन फ्लड के अंदर इसको भी रिमूव किया गया। फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई, उन्हें बताया गया कि किस तरीके से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। और अभी के टाइम पे दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश कौन है? वो इंडिया ही है। और अभी के भी टाइम पे ना, अभी मॉडर्न टाइम में भी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके सिलेबस का नहीं है। अभी के टाइम पे भी अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। यूएसए चाहता है कि इंडिया अपनी फार्मर ये जो मार्केट है इसका एक्सेस ओपन कर दे यूएसए के फार्मर्स के लिए। और गवर्नमेंट भिड़ी पड़ी है कि हम अपनी मार्केट नहीं खोलेंगे, इससे क्या होगा, हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा। जैसे यूएसए का जो मिल्क है ना? वहाँ पे बहुत गलत तरीके से, बुरे तरीके से मशीन्स का यूज़ करके खैर वो अलग टॉपिक है। तो यूएसए अपना वहाँ से मिल्क भेजेगा इंडिया के अंदर और उससे नुकसान किसे होगा? यहाँ के फार्मर्स को, हमारे इंडिया के फार्मर्स को नुकसान होगा, राइट? चलो नेक्स्ट पॉइंट ये है, ऑपरेशन फ्लड वाज़ आल्सो नोन एज़ द व्हाइट रिवॉल्यूशन एट दैट टाइम। ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना गया था। श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना गया था। ये तो जीके का क्वेश्चन भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय अर्बनाइजेशन? शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज एंड बिग टाउन्स। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होता क्या है कि ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से, गांव के एरिया से सिटीज की ओर मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग जब शहरों की ओर जाएँगे, बड़े टाउन्स की ओर जाएँगे तो वहाँ का क्या होगा? परसेंटेज ऑफ पीपल इंक्रीज़ तो होगा ही। तो बस वो चीज़ यहीं पे लिखी हुई है। अर्बनाइजेशन कॉजेज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स इन द सोसाइटी व्हिच आर एज़ फॉलोइंग। अर्बनाइजेशन की वजह से अब क्या होता है? बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं सोसाइटी में, जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना, केवल बड़ी सिटीज़ को जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, केवल उनको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते, बल्कि गाँव को भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे गाँव का जो हमारे विलेजेस है ना, हमारे विलेजेस का स्किल्ड लेबर, वो कहाँ चला गया? वो भी शहरों में चला गया। यानी अब जो गाँव में डेवलपमेंट होगा, वो कम स्किल लोग करेंगे। सेकंड क्या है? गाँव के जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, जैसे हो गया डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, वो कहाँ चले गए? वो भी सारे के सारे शहरों की ओर चले गए। पढ़े-लिखे लोग सब चले गए कहाँ? बेटर अपॉर्च्युनिटी की तलाश में बड़ी सिटीज़ की ओर, टाउन्स की ओर चले गए। और सिर्फ़ ये नहीं, बल्कि फार्मर्स, ये लोग भी अच्छी ज़िंदगी की तलाश में अपने खेतों को, अपनी फ़ील्ड्स को, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के शहरों की ओर चले गए। तो इससे क्या हुआ? गाँव में जो एग्रीकल्चर हो रहा था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो बहुत सारे नुकसान इसके गाँवों को भी हो गए, राइट? तो पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है? पहला तो है डेवलपमेंट। जहाँ पे इतने सारे स्किल्ड लोग जिस एरिया में जाएँगे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट तो होगा ही। हर तरीके से होगा, अच्छी एजुकेशन वहाँ पे मिलेगी और लोगों की वजह से वहाँ पर जितनी भी अच्छी चीज़ें होनी है, जैसे कॉलेजेस का ओपन होना, रोड्स का आना, वो सारे डेवलपमेंट वहाँ पे होने ही होने हैं। सेकंड में है हमारा क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा ऐसे है कि वहाँ पे स्किल्ड लोग हैं, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं। गलत ऐसे है कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, भीड़ है, आप अच्छे से रह नहीं सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ है, येस, इतने सारे स्किल्ड लोग जहाँ पे जाके काम करेंगे, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। कल्चरल डाइवर्सिटी है, यस, ऑल ओवर इंडिया से जहाँ पर लोग आके इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ पे आके रहना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल एक वहाँ पे क्रिएट हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट हो गई क्योंकि अलग-अलग कल्चर के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। हाउसिंग प्रॉब्लम होगी, यस, जहाँ पे रहने की कैपेसिटी है 1 लाख लोगों के रहने की
कैपेसिटी है, वहाँ पे रहने लगे 10 लाख लोग, तो वहाँ पे क्या होगी? हाउसिंग की प्रॉब्लम होगी। ना वहाँ पे ज़मीन मिलेगी खरीदने के लिए, ना घर बनाने के लिए, ना रेंट के लिए वहाँ पे घर मिलेंगे। ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा। वही अगेन जितना एरिया है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो व्हीकल ज़्यादा होंगे। रोड्स आपने जिसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की थी, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेशन होगा। अर्बन क्राइम में इंक्रीज़ होगा। देखो अर्बन क्राइम का एक एग्ज़ाम्पल क्या है? दिल्ली है, ठीक है? दिल्ली के लोगों को गालियाँ बहुत पड़ती हैं, बट एक तरीके से आप सोच के देखो दिल्ली हमारी क्या है? इंडिया की कैपिटल है ना? इंडिया की कैपिटल है और इंडिया की कैपिटल में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। पढ़े-लिखे से लेकर क्राइम करने वाले, हर तरीके के लोग यहाँ पे दिल्ली में आते हैं। अब होगा क्या कि ये एरिया तो बुरे तरीके से बदनाम हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट हाई हो गई, सबसे ज़्यादा क्राइम होने लगे, है ना? लेकिन वो हुए किसकी वजह से? उसमें एक रीज़न उसमें योगदान किसने किया है? इतने सारे लोग जो जगह-जगह से आए हुए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे अर्बन क्राइम्स इंक्रीज़ हो गए, राइट? ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र का नाम बताइए। स्टेट द नेम ऑफ वन मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। एक ही का नाम बताना है, यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं। राजस्थान हो गया, राजस्थान, गुजरात, आसाम, मुंबई, ये सब मैप के क्वेश्चन भी है। जिस दिन हम मैप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सारे के सारे मैप वाले क्वेश्चन हम एक साथ कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम से क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं? उसकी हमें डेफिनेशन देनी है। Per capita income is the average amount of money earned per person in a nation or a geographic region area. प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र के में प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत धनराशि का एक माप है। बेसिकली क्या है? कोई भी भौगोलिक एरिया, जैसे इंडिया का एक भौगोलिक एरिया है ना? जैसे अभी मैप नहीं बना रहे, इस तरीके से समझ लो। इंडिया का क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसमें जितने भी लोग रहते हैं ना, पर पर्सन कितनी अर्निंग करता है एक साल में, उसे हम बोलते हैं क्या? एवरेज, ठीक है? क्योंकि कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, तो हम क्या करेंगे? उसका एवरेज निकालेंगे और उसे हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम की कितनी एक आदमी की कितनी आय है, एवरेज आय है हर एक आदमी की, तो उसे बोलेंगे हम पर कैपिटा इनकम। इसे निकालते कैसे? टोटल टोटल एक देश या एक एरिया कितना एक साल में जैसे कमाता है, उसकी आय क्या है और वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, लोग कितने हैं, हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी ये पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है? अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि देखो ये क्या लिखा है मैंने, एक संकेतक है ना? इट इज़ एन इंडिकेटर यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ कंट्री। बिल्कुल सही बात है। पर कैपिटा इनकम से हम सीधे-सीधे ये बता सकते हैं कि इस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी इस कंट्री में। क्योंकि जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी लाइफ को जिएगा, अच्छी लाइफ को क्रिएट करेगा, अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करेगा, है ना? तो हम कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर बन चुका है। किसी भी देश की पॉपुलेशन को, आबादी को, उनके जीवन स्तर को और गुणवत्ता को मापने के लिए एक इंडिकेटर बन चुका है। ये पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं है, ये पॉइंट जस्ट गूगल से लिखा हुआ है मैंने कि इंडिया में क्या था 2020 से 24 में जब इसको मेज़र किया गया तो इसका क्या था 1,70,000, मतलब ये इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम है। एक साल में एक आदमी इसके अराउंड मनी को क्या करता है, अर्न करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेस है। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत-बहुत ज़्यादा है। वो आपका होमवर्क रहेगा, आप बताना कि उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा क्यों है, कैसे है? राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस। कह रहा है कि नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का कोई एक उद्देश्य लिखिए। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत करना एनसीसी के साथ। एनसीसी अलग है, एनएसएस अलग है। ठीक है? दोनों में बस एक बारीक सा डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेम सेम होते हैं। जो एनसीसी होता है ना, वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कहीं न कहीं एक सोल्जर वाली ट्रेनिंग मिलती है। मतलब अगर कंट्री में कुछ हो जाए, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए या कुछ भी अनहोनी हो जाए, तो सबसे पहले जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, इनको प्रेफ़र किया जाता है।
ठीक है, तो एनएसएस और एनसीसी में बस यही एकमात्र डिफरेंस है। तो एनएसएस का ऑब्जेक्टिव लिखना है हमें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसएस इज टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एनएसएस का? किसी भी स्टूडेंट की लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। खैर इसके अलावा और कौन से होंगे? जैसे क्या है कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना कि वो कम्युनिटी में, किसी एरिया में जो हमारे क्या होते हैं सामुदायिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना। जैसे कि क्या? स्वच्छता अभियान, है ना? स्वच्छता अभियान से रिलेटेड अगर कोई चीज़ चल रही है, तो उन स्टूडेंट्स को उसके लिए प्रेरित करना कि आप इसमें भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करो ताकि अ, उस एरिया को, कम्युनिटी को हेल्प हो सके। या फिर आप कह सकते हो अगर वहाँ पे कोई शिविर चल रहे हैं, है ना? जैसे कि क्या? रक्तदान वाले शिविर चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को प्रेरित करना कि वहाँ पे जाके आप रक्तदान कीजिए। तो ये है हमारा क्या एनएसएस के ऑब्जेक्टिव्स। द मोटो ऑफ एनएसएस क्या है? नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप। ये इसका क्या हो गया? मोटो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट डिजास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल? राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? देखो इसको याद कैसे करना है। ड्रॉट है ना, सूखा पड़ रहा है। सूखा किस में पड़ेगा? या तो जमीन में पड़ेगा, या तो पानी में पड़ेगा। अब यहाँ पे चार ऑप्शन में देखो, ये क्या पानी है? नहीं है। जमीन है? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रेल के लिए उत्तरदायी होगा। तो बचा क्या हमारे पास? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, 11th क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी? 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा आयोग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? इन इंडिया, द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री declined in 19th century due to the numbers of factors including। अब ये यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे गए हैं कि कॉटन इंडस्ट्री में डिक्लाइन क्यों हुआ था, उसको हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये सारा काम मैंने रात को किया है 12 बजे के बाद। 11 साढ़े 11 से लिखना स्टार्ट किया, इंग्लिश हिंदी दोनों में स्टार्ट किया, और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग भी मैं मॉर्निंग के टाइम में कर रहा हूँ, तो इसलिए ये थोड़ी बहुत राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको लेकर दुखी मत होना। ओके, तो जो फैक्टर्स हैं कॉटन इंडस्ट्री में डिक्लाइन के, वो कौन कौन से रीजन है? ब्रिटिश पॉलिसीज, इम्पोर्ट हैवी ड्यूटीज वेर imposed on Indian textile exports to reduce competition for British cotton industries। ठीक है, हुआ क्या था, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या किया, जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से, इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, चाहे हम कॉटन एक्सपोर्ट करें या कॉटन से बने हुए सामान को एक्सपोर्ट करें, तो उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी ड्यूटीज लगा दी थी कि अगर आप कोई सामान, देखो जैसे अगर आप कोई सामान कितने का बेच रहे हो, 10 का बेच रहे हो, वो वहां जाके बिकेगा कितने का? 20 का बिक रहा है। ठीक है, लेकिन अब इतनी ज्यादा ड्यूटीज लगा दी ना कि जब ये खुद सामान बेचने जा रहे हैं, ये सामान वहां पहुंचते पहुंचते ये हो गया 50 का, चलो 50 लगा लो। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया ना, तो इसे खरीदेगा कौन? है ना? तो इस तरीके से क्या हुआ, हैवी ड्यूटीज़ लगा दी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वज़ह से। तो अब इन लोगों ने ये काम ही छोड़ दिया कि हाँ, चलो हमें तो यार इसमें कुछ प्रॉफ़िट हो नहीं रहा। हमें इसमें कुछ प्रॉफ़िट हो नहीं रहा, तो मतलब जितना ये कमा रहे हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट लेके चली जा रही है। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि 10 का प्रॉफ़िट था, इसमें इनको 5 ₹7 का या ₹8 का प्रॉफ़िट था, तो गवर्नमेंट सारा का सारा ले गई। अब इनको केवल ₹2 मिल रहे हैं। तो इनको, इनका तो प्रॉफ़िट ज़ीरो हो गया। लेकिन जो ब्रिटेन ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ थी, उनको बराबर प्रॉफ़िट मिल रहा है। अगर वो ₹10 का सामान बेच रहे हैं, वो ₹20 का बेचेंगे, और वो ₹20 का सामान बेच के क्या है, 18 रुपया प्रॉफ़िट वो लेके जा रहे हैं। तो ये तो रिच होते गई ना इनकी कंपनीज़। तो ये ब्रिटिश ब्रिटिश वाली जो पॉलिसीज़ थी, इनकी वज़ह से क्या हुआ, नुकसान हुआ, हमारी कॉटन इंडस्ट्री को डिक्लाइन हुआ। चीप मशीन मेड गुड्स, ब्रिटेन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग चीप टेक्सटाइल्स। अब क्या है, वहाँ पे तो नए-नए इन्वेंशन हो रहे हैं मशीनों की, तो वो क्या करते थे, मशीन से बहुत सस्ते-सस्ते गुड्स को बनाते थे, सामान को बनाते थे और बेच देते थे। थर्ड ये था आउटडेटेड मशीनरी। इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री थी, वहाँ पे क्या थे, ओल्ड मशीन्स थी और टेक्नोलॉजी थी। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट आने नहीं देगी नई मशीनों को, यहाँ के लोग इन्वेंशन करेंगे कैसे? तो आउटडेटेड मशीनरी यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम उनके साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे बाहर की इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा जो कॉटन है वो डिक्लाइन हो गया, हमारी कॉटन इंडस्ट्री में डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Why did industrial production in India increased ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, विश्व युद्ध के टाइम पे भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिकेम बिजी टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ द वॉर while इंडियन मिल्स सडनली हैड द ह्यूज मार्केट टू सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, ये कब से कब तक हुआ था? चलो तुम एंड लिख लेना, ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, एंड कब हुआ था मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड हुआ क्या था, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी ना, चलो इसको सुनने से पहले एक चीज कहानी सुनो छोटी सी। जब होता क्या है, जैसे अगर वो किसी भी कंट्री में जब वॉर्स वगैरह होती है, तो मान लो यहाँ पर क्या है, ये 3 कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं, गोला बारूद ये सब चीज़ें बनाती हैं, आर्मी को सप्लाई करती हैं। अब वॉर लाइक सिचुएशन में होगा क्या, जो बड़ी-बड़ी और फैक्ट्रीज़ हैं, जो कैपेबल हैं ये सब चीज़ों को बनाने की, और गवर्नमेंट जिनको ट्रस्ट करती है कि यहाँ पर अगर हम टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे तो वो लीक नहीं होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको बोलेगी कि भैया ये फैक्ट्रीज़ आप खाली कर दो और ये हमें दे दो, ताकि हम यहाँ पे मिलिट्री का सामान बना सकें और जल्दी-जल्दी आर्मी को सप्लाई कर सकें, वॉर लाइक सिचुएशन में। और जब ये खाली हो जाएँगी, ये बड़ी कंपनीज़ खाली हो गई, तो इनके नीचे जो छोटी कंपनीज़ हैं, अब इन्हें प्रॉफ़िट हो जाएगा, क्योंकि ये सामान जो बेच रहे थे, अब वो इन्हें बना के बेचना पड़ेगा ना, तो इनको क्या हो गया, प्रॉफ़िट, है ना? क्योंकि इन्हें ह्यूज अमाउंट पे क्या मिलने लगेंगे, अ, ऑर्डर मिलने लगेंगे। तो बस यही चीज़ हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया में। देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री बिज़ी हो गई थी वॉर की नीड्स को सपोर्ट करने के लिए, जबकि इंडियन मिल्स को क्या हुआ, ह्यूज मार्केट मिल गया सप्लाई करने के लिए। सिंपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क्ड इंडियन फैक्ट्रीज टू सप्लाई द नीड्स ऑफ द वॉर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला इंडियन मिल्स को, फैक्ट्रीज को, कि आप नीड्स ऑफ द वॉर सप्लाई करो। और नीड्स ऑफ द वॉर क्या होगी, देखो, यूनिफॉर्म बनाने के लिए बोला, गोला बारूद बनाने के लिए नहीं बोला, यूनिफॉर्म बनाने के लिए बोला। क्लोथ्स, कपड़े, टेंट्स, लेदर बूट्स, जूट बैग्स, हॉर्सेस, ये सारी चीजें हमारी मिल्स को सप्लाई करने के लिए बोला। ठीक है, तो यही बस यही सारे रीजंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा। देखो, ब्रेटन वुड्स पहले क्या है ना, ये यूएसए के न्यू हेम्सफायर की एक जगह है। ठीक है, ये कब साइन हुआ था? 1944 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह पे, जो न्यू हेम्सफायर यूएसए में। इट्स एम वाज टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसका मेन एम था। और इसने इसने भी दुनिया में ये इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फुल एम्प्लॉयमेंट इन दी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में अ, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट हो, ताकि जल्दी-जल्दी फैक्ट्रियाँ अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। दिस लेड टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल करेंसीज और एंड मॉनेटरी सिस्टम। इट वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। अब देखो, ब्रेटन वुड्स समझौता ना आखिरकार था क्या? हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है? अब ये भी तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लिखना कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, ये कब हुई थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, ये चीज़ लिखना। ठीक है? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। अब दुनिया को ये समझ में आ चुका था, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि दुनिया बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है, टूटी-फूटी हुई हालत में है, और हम खुद गरीब हो चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ खुद गरीब हो चुके हैं। तो अब उन्हें चाहिए थे पैसे, गरीबी को मिटाना था, पॉवर्टी को मिटाना था। तो अब वो ये सब चीज़ें करते कैसे? इसके लिए उन्होंने क्या करा, सबको बुलाया और ये एक एग्रीमेंट बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया चेंज होगी, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। तो वही सब चीज़ें इन पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। पता है इसमें ब्रेटन वुड्स के बाद हुआ क्या था? इसमें हमारी कुछ चीज़ें बनी थी, जैसे कि क्या, आईएमएफ बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो इसी की देन है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की देन है। आपने सुना होगा ना, आईएमएफ से बार-बार लोन लेता रहता है। कौन लेता रहता है? पाकिस्तान बार-बार लोन लेता रहता है, इतना लोन ले लिया, उतना लोन ले लिया। वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था ना, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों था? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बोला कि इसको बनाते हैं, फिर इससे हम क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे, और जब हम अमीर हो जाएँगे, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे। और इन्होंने बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ से ये लोग क्या करते थे, पैसे उठाते थे। तो बस यही है ब्रेटन वुड्स समझौता।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिल्क रोड्स? क्लैरिफाई। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। द सिल्क रूट वाज अ नेटवर्क ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करने वाला बहुत ही एक प्राचीन एंशिएंट रूट, ट्रेड रूट ये था। रेशम मार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ क्या था ना, इसका मेजरली यूज होता था जो चाइनीज सिल्क था। ठीक है, चाइनीज सिल्क उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था, चाइनीज रेशम। तो चाइनीज जो सिल्क था उसे यूरोप तक पहुंचाया जाता था थ्रू सेंट्रल एशिया। फिर इसी रूट का क्या करने लगे हम, धीरे धीरे यूज करने लगे, ट्रेडर्स लोग यूज करने लगे। बाकी के जो गुड्स है, बाकी कोई सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाने के लिए इसका यूज करने लगे। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो अगेन प्रिंट कल्चर का जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, प्रिंट कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंटिंग मशीन, ये सब चीजें। एक और क्वेश्चन आ गया, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद करी? तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ द 19th century a large numbers of newspaper in Indian languages were published। 19th सेंचुरी के एंड तक लार्ज नंबर में न्यूज़पेपर्स को अलग-अलग इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। देखो इंडिया क्या है, मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर किसी एक थॉट को, किसी लीडर को दूसरे तक पहुंचाना है, कंट्री के दूसरे कोने तक पहुंचाना है, तो ना वो उस लैंग्वेज को बोल सकता है, बोलेगा भी तो वो चीज़ वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो प्रिंट कल्चर की मदद से हुआ क्या कि न्यूज़पेपर छपने लगे। सबसे पहली बात है कि न्यूज़पेपर हमारे प्रिंट होने लगे, अलग-अलग इंडियन लैंग्वेजेज़ में प्रिंट होने लगे और पब्लिश होने लगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। एक न्यूज़पेपर था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था, उसका नाम क्या था? केसरी। ठीक? The article published in these newspapers were written by national leaders, so their ideas were communicated to people through these newspaper। ये जो आर्टिकल थे ना पब्लिश थे न्यूज़पेपर में, ये राइट किए गए थे किसके द्वारा? नेशनल लीडर्स के द्वारा राइट किए लिखे जाते थे। सो देयर आइडियाज वेर कम्युनिकेटेड टू द पीपल थ्रू दिस न्यूज़पेपर। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सोचो अगर एक न्यूज़पेपर जैसे मान लो हिंदी में प्रिंट हो गया, तो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे? चलो जल्दी से इसको ट्रांसलेट करके हमें बता दो इंग्लिश में। ये नेशनल लीडर क्या कह रहा है, हमारे खिलाफ भड़का तो नहीं रहा। अब इतने सारे न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे, वो खुद परेशान हो जाते होंगे नहीं कि इतने, अब तमिल में छप रहा है, पंजाबी में छप रहा है, तो ऐसे करके प्रिंट इतने सारे अलग-अलग न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं, कैसे करोगे ट्रांसलेट? तो जब भी किसी नेशनल लीडर्स क्या करते थे, अपनी बात को पहुँचाना होता था, वो आर्टिकल्स लिखते थे और वो थ्रू आउट द कंट्रीज़ अलग-अलग न्यूज़पेपर में अलग-अलग लैंग्वेज में प्रिंट होके पहुँच जाता था लोगों तक। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया वेर कनेक्टेड थ्रू द प्रिंट मीडिया। इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से हुआ क्या, इतनी बड़ी इंडिया की कंट्री, अलग अलग स्टेट, सब लोग आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, क्योंकि उन्हें एक बात कनेक्ट कर देती थी। द प्रिंट मीडिया इनकरेज द नेशनल एक्टिविटीज, ऑब्वियसली। अब ये जो आर्टिकल्स हैं प्रिंट मीडिया, इसमें क्या हमारे आर्टिकल्स छपते थे नेशनल लीडर्स के, उनकी कही हुई बातें प्रिंट होती थी, उससे क्या था, नेशनल एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता था कि हमें रिवोल्ट कब करना है, कब रिवॉल्यूशन लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। Thus, it can be said that print culture assisted the growth of nationalism in India। ठीक है, ये हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? राइट विद द एग्जांपल। नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स तुम खुद लिख लेना। रिन्यूएबल मतलब देखो नाम में क्या है, री मतलब दोबारा, जिसको हम दोबारा न्यू कर सकते हैं, दोबारा नया बना सकते हैं। एबल मतलब योग्य, दोबारा नया बनाने योग्य, ऐसे समझ सकते हो। तो नवीकरण मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी डिप्लीटेड ओवर टाइम। डिप्लीट मतलब होता है खत्म नहीं होंगे ओवर टाइम। जैसे कि क्या एग्जांपल है इसका, हमारा सन हो गया ना, सन हमारा खत्म थोड़ा ना हो जाएगा, अगर होगा भी तो वो अनंत काल में जब भी खत्म होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर अनलिमिटेड एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन। जैसे कि क्या है, सोलर एनर्जी हमारी सूरज से, सूरज हमारा है भाई, चलेगा लाखों सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक। तो
अब उसकी एनर्जी का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, सोलर एनर्जी को बनाया। अब ये सोलर एनर्जी खत्म हो भी गई तो हम दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, उसका एग्ज़ाम्पल दिया है। ऐसे ही विंड एनर्जी है, इसको भी हम बना सकते हैं। 4th और 5th पॉइंट तुम खुद से सोच के लिखना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ इसकी डेफिनिशन क्या होगी? वही है, जो क्या हमारे लिमिटेड है नेचर में, ठीक है? जो लिमिटेड इन नेचर है, कैन बी डिप्लीटेड, यूज़ कर लिया तो खत्म हो सकते हैं, एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ईज़िली ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़। देखो आप ईज़ी क्वेश्चन है कहने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसी कुछ भी उल्टी-फुल्टी डेफिनिशन लिख के आ जाओगे। जैसे क्या है, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि क्या कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ईज़िली ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब प्रोड्यूस तो ये भी हो रहे हैं, यानी कि रिन्यू तो ये भी हो रहे हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में नहीं हो रहे। जैसे कि क्या है, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेज़ हो गई, पेट्रोलियम, कोल हो गया, है ना? इसमें कितने साल, हज़ारों साल लग जा रहे हैं, सैकड़ों या हज़ारों साल लग जा रहे हैं। उसके बाद ज़मीन के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हुई जिसकी वज़ह से हमारी नेचुरल गैसेज़ बनी, कोल बना, पेट्रोलियम बना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ईज़िली ये नहीं बन सकता। तो ये क्या हो गए, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन, व्यापार संतुलन क्या है, समझाइए। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज आल्सो नोन एज द नेट एक्सपोर्ट, ये नॉट नहीं है, ये नेट लिखा हुआ है, ये ई है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मान लो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का क्या है, ये डिफरेंस है। जैसे एक कंपनी ने अ, जैसे आपने 200 रुपए का सामान किसी को बेचा और उन्होंने आपको 100 रुपए का सामान बेचा, तो डिफरेंस कितना हो गया, 100 रुपए का। लेकिन ये तो क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे ना, इसे बोलते हैं हम क्या, ट्रेड सरप्लस। मतलब ट्रेड सरप्लस, सरप्लस यानी कि हमें क्या हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सेम इसका अपोजिट भी हो सकता है, तुमने सामान 100 रुपए का बेचा था लेकिन बाहर वाले ने तुम्हें सामान 200 का बेच दिया, तो ट्रेड तो अभी भी हुआ है, लेकिन अभी क्या है, तुम लॉस में चल रहे हो, यानी तुम ट्रेड डिफिसिट में चल रहे हो, -100 के। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेड सरप्लस जब एक्सपोर्ट तुम्हारे ज्यादा होंगे इम्पोर्ट से, मतलब तुमने सामान ज्यादा बेचा, इम्पोर्ट कम किया। ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट देखो अगेन, ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट ये इंडिकेटर है। जब तुम्हें -100 का नुकसान हो रहा था ना, तो ये ट्रेड डेफिसिट क्या है, ये इंडिकेटर है कि तुम्हारी इकोनॉमी, जो कंट्री की इकोनॉमी है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। यानी कि तुम इम्पोर्ट ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट तुम्हारे कम है। इसका क्या मीनिंग है, कि आपकी कंट्री के लोग बाहर जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप कैपेबल नहीं हो, आपकी कंट्री के लोग कैपेबल नहीं है, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही गलत चीज होगी ना, भले ही रीजन कुछ भी हो। जैसे एक एग्जांपल क्या दे रखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम अ फॉरेन कंपटीशन। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना जरूरी है, ताकि क्या हो, हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो सेफ गार्ड रहे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, चाइनीज फोन डिस्ट्रॉयड द इंडियन मार्केट्स। अभी हमारे इंडियन मार्केट के अगर मैं पूछूं आपसे नाम की मोबाइल कंपनीज के नाम बताओ, तो आप नहीं बता सकते है ना। क्यों, क्योंकि चाइनीज फोन्स ने क्या किया, उनका बहुत ज्यादा हमने इम्पोर्ट किया, वो लोग सस्ते में अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं। रीजन भले ही कुछ भी हो, भले ही वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, या उनकी कंट्रीज में जो भी उल्टे-सीधे काम करके वो फ़ोन्स प्रोड्यूस कर रहे हो, बट वो कर रहे हैं, राइट? तो फ़ोन्स का हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो हमारी मार्केट है ना, जो हमारी मोबाइल फ़ोन की मार्केट है, इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है, वो क्या हो रही है? वो डिस्ट्रॉय हो रही है ना? हो ही गई है ऑलमोस्ट, कोई भी कंपनीज़ अच्छे से अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही है। इसलिए ट्रेड बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्हाट कॉजेस द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट कॉजेस द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, मेंशन फ्यू फैक्टर। कुछ कारणों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। सम फैक्टर्स आर लिमिटेड इंफॉर्मेशन। देखो उपभोक्ताओं का शोषण, कंज्यूमर्स का, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहला लिमिटेड इंफॉर्मेशन, सम कंज्यूमर्स मे नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एंड वारंटी।
ये सम कंज्यूमर्स नहीं, ये तो हर किसी का हाल है क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करनी ही पड़ती है या तो आप किसी ऐसे को लेके जाओगे जिसको उसके बारे में पता हो। जैसे कि क्या आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसकी वारंटी क्या है ना? जैसे मेरा ही एग्ज़ाम्पल है, जब फर्स्ट टाइम लैपटॉप खरीदा था ना, तो उसमें क्या हुआ, उसने मुझे रिफर्बिश्ड लैपटॉप पकड़ा दिया था। क्यों? क्योंकि अ, उस टाइम पे क्या था कि इतनी नॉलेज नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं था, तो अ, छोटी-सी बात भी नहीं पता होती है। उसी को बोलते हैं कि क्या आपको जब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उससे क्या होता है कि आपका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है बिज़नेसमैन्स के द्वारा, शॉपकीपर्स के द्वारा, तो बस वही है एक्सप्लॉइटेशन। ओके? सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। वही है कि आपकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, अगर अवेयरनेस नहीं है, तो सामने वाला जो भी शॉपकीपर है, बिज़नेसमैन है, वो आपको ईज़िली एक्सप्लॉइट कर सकता है, अपने सामान को ईज़िली सेल कर सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल फ़ोन्स में अगेन देख सकते हो कि जैसे मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, जो कम रेट में मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन दूसरा मोबाइल फ़ोन क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अंदर वही सारे फीचर्स हैं, बट आप वो किसी न किसी रीज़न की वजह से आपको ये सेल कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी अवेयरनेस भी शो होती है। False information is passed through the media and other resources to attract consumers. और क्या होता है? मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रचार या प्रसार के नाम पर आप तक पहुँचाई जाती है कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, आप इसको बाय कर लो। इससे क्या होता है कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? जैसे कि मान लो कोई कंपनी आपको फ्रेश मिल्क के नाम से मिल्क सेल कर रही है। अब वो ऑलरेडी पैकेज्ड आइटम है, ना जाने उसमें 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 वो भी लिखी रही होगी अ, ये एक्सपायरी डेट भी उसमें लिखी होगी, बट उसका नाम क्या है? फ्रेश मिल्क है। तो बेसिकली क्या हो गया? फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके लिए पास हो रही है कि फ्रेश मिल्क है ये। सेलिंग डिफेक्टिव गुड्स, कोई सामान थोड़ा बहुत डिफेक्टिव है, उसको आपको सेल कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। यूजिंग फॉल्टी वेइंग स्केल्स, पुराने टाइम पे क्या होता था ना, जो तराजू हुआ करते थे, ठीक है? इस तरीके से, एक इधर, एक इधर, है ना? ठीक है? तो मार्केट में क्या है, ऐसे तराजू हुआ करते थे। तो पुराने टाइम पे तो होता क्या था, फॉल्टी वेइंग मशीन, मतलब इसमें एक तो फॉल्टी वेइंग मशीन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या करते थे ना, यहाँ पे मैग्नेट को लगा देते थे। ठीक है? जैसे आप राशन की दुकान में या मार्केट में कुछ सामान खरीदने गए, तो यहाँ पर मैग्नेट लगा देते थे। तो मैग्नेट लगाते ही क्या होगा, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ झुक जाएगा। यानी कि जैसे अगर 1 केजी आपने इसमें डालना है, तो ये 200 ग्राम का मैग्नेट है, तो 200 ग्राम का क्या हो गया, आपको नुकसान हो गया, 200 ग्राम का नुकसान यहाँ पे दुकानदार को हो गया। तो इस तरीके से उस टाइम पे तराजू का यूज़ किया जाता था। अभी के टाइम पे क्या है, फॉल्टी वेइंग मशीन, मतलब जो आपकी वेइंग की मशीन है, वेट करने वाली, वो फॉल्टी है, उनका यूज़ किया जाता है। एडिंग अनएक्सपेक्टेड चार्जेज़, आप मॉल गए, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चार्जेज़ लगा दिए, है ना? 1 लाख लोग वहाँ पे गए, हर किसी के उसमें ₹1-1 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो ₹1 के लिए कोई लड़ेगा नहीं, मोस्टली कोई नहीं लड़ेगा और काउंट भी नहीं करेंगे ₹1 को, है ना? कि कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। तो अनएक्सपेक्टेड चार्जेज़ को जोड़ दिया आपके ऊपर, लेकिन उन्हें प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, आपको आपको लॉस हुआ केवल ₹1 का। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग मतलब क्या होता है, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाज़ारी। होर्डिंग क्या होता है, जैसे देखो ये रोड आ रही थी, ठीक है? अभी यहाँ पे कोई माउंटेन था, अब ये माउंटेन का क्या हो गया, एवलांच हुआ, भूस्खलन हुआ और ये रोड पूरी यहाँ पे ब्लॉक हो गई। अब इसको ओपन होने में लगेगा कितना? 1 वीक, 1 वीक, ओहो! ठीक है, 1 वीक इस रोड को ओपन होने में लगेगा, तो यहाँ से सामान नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टाउन है, यहाँ पे जो दुकानदार हैं, उनको पता है कि अब सामान नहीं आने वाला, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी एसेंशियल आइटम आइटम है, जैसे कि टमाटर या सब्जियाँ, ये क्या करेंगे, इसको इसकी होर्डिंग करेंगे, इसको जमा कर लेंगे अपने पास। अब 2 दिन के बाद क्या होगा, हर किसी को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इसके प्राइस अब इंक्रीज़ हो जाएँगे, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा ना, तो उसे बोलते हैं हम क्या, होर्डिंग। इस तरीके से भी आपका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। और है हमारा ब्लैक मार्केटिंग, जैसे टिकट के प्राइस हैं, किसी कोई नई मूवी आ गई तो एक साथ सारे के सारे खरीद लिए। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहाँ पे टिकट खरीद लिए, फिर उसके बाद उसे ब्लैक मार्केट में हाई प्राइस में बेचा, तो वो ये सब क्या हमारी कालाबाज़ारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या,
ये पूरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमें क्या देनी है, डेफिनेशन ऑफ सुनामी की डेफिनेशन देखनी है, ठीक है। TSUNAMI, और स्पेलिंग सही लिखना, टी से स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या करोगे, सुनामी की डेफिनेशन लिखोगे कि सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण है। लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एनी मीन्स, आप डेफिनेशन में आप एनी मीन्स लिख सकते हो। कोई भी रीजन हो, कोई भी किसी भी मीन्स के द्वारा अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही हैं, 4-4 5-5 मीटर की लहरें उठ रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुनामी बोलेंगे। वो डेफिनेशन हो गई। अब इसके अकरेंस के क्या कारण, इसकी अकरेंस होती क्यों है, इसके रीज़न्स क्या हैं? अर्थक्वेक की वजह से, मान लो अगर बहुत बड़ा भूकंप आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बड़ी-बड़ी वेव्स उठेंगी, है ना? समुद्र में कोई भूकंप आ गया, तो पहले जैसे आप पत्थर मारते हो तो उसमें ऐसे रिपल्स निकलती है ना, लहरें उठती हैं। तो वही लहरें धीरे-धीरे ऐसे आगे बढ़ते-बढ़ते भूकंप आया, तो फिर वो बड़ी-बड़ी लहरें क्या होंगी हमारी, ऐसी बड़ी-बड़ी बनेंगी और वो सिटीज़ को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। तो उसे बोलते हैं हम क्या, एक रीज़न हो गया हमारा अर्थक्वेक। सेकंड है वोल्केनिक इरप्शन अंडर द ओशन। अब समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी का यहाँ पे विस्फोट हो गया, है ना? अगेन इसकी वजह से भी क्या होंगी, लहरें बढ़ती रहेंगी, फिर वो सुनामी का रूप ले लेंगी। थर्ड है अ कोस्टल लैंडस्लाइड अकर्ड अंडर द सी। कोस्टल लैंडस्लाइड, जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र के अंदर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये पूरा प्लेन होगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कहीं पर ऐसे-ऐसे पहाड़ भी होंगे, ठीक है? इस तरीके से पहाड़ भी हैं, कहीं पर गड्ढे भी हैं इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से समुद्र है। अब ये क्या है, मान लो ये वाला हिस्सा अचानक टूट के यहाँ पे गिर गया, धड़ाम से। अब इस वाले एरिया में क्या होगा, वही चीज़, इतना बड़ा पहाड़ टूट के गिरा है, तो ये पानी की लहरें उठेंगी। तो अगेन ये क्या करेंगे, धीरे-धीरे कॉर्नर तक, बीच तक पहुँचते-पहुँचते बड़ी-बड़ी लहरों का रूप ले लेंगी। तो इसे बोलेंगे हम क्या, कोस्टल लैंडस्लाइड। और इसके अलावा एक अगर आप इमेजिन कर पाओ तो हम बोल सकते हैं क्या, वैलिड तो है बट बहुत हज़ारों सालों में कभी होने वाला इवेंट है कि अ, कि क्या है, आसमान से कोई मीटेओराइट आया, है ना? और वो बड़ा-सा मीटेओराइट पानी में गिर गया। तो यहाँ पे बूम, धूम, धड़ाम, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगी, बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। समुद्र का पानी बिल्कुल, तो ये भी एक रीज़न है किसका, सुनामी का एक रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, हाउ अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम आर इफेक्टिव इन नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ किस प्रकार उपयोगी हैं? Alternate communication system are very effective in natural disaster in case of any traditional system fails। कहते हैं कि अगर कोई ट्रेडिशनल सिस्टम है, संचार प्रणाली है, वो क्या होगी आपदा के टाइम पे, अगर वो फेल हो रही है तो अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? जैसे लैंडलाइन फ़ोन्स हैं हमारे, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इट कैन अलर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन्स। ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं बहुत कम समय टाइम में, और एक साथ कर सकते हैं। अभी लास्ट ईयर अगर आप लोगों को याद हो, तो आपके पेरेंट्स के मोबाइल में, और अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके मोबाइल में, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेस्ट किए थे ना, इमरजेंसी अलर्ट आ रहे थे मोबाइल में, मोबाइल अचानक से बज़ करना शुरू कर दे रहा था। तो वो क्या है, इमरजेंसी अलर्ट अचानक आपको दिए जाते हैं। किसके थ्रू, टेक्स्ट मैसेज और लैंडलाइन फ़ोन्स के द्वारा। सैटेलाइट फ़ोन्स, रेडियो, सोशल मीडिया एंड मोबाइल एप्लीकेशन आर सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट फ़ोन्स का भी यूज़ किया जाता है, अगर सिग्नल नहीं है तो आप सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ कर सकते हो। रेडियो के थ्रू आपको बता सकते हैं, पुराने टाइम पे रेडियो का ही यूज़ किया जाता था। सोशल मीडिया के थ्रू कि हाँ, इस इमरजेंसी है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो कि यहाँ पे जाके हेल्प करने आइए, या फिर आप लोकेशन फाइंड आउट करने में, है ना? मोबाइल की अपनी एक लोकेशन होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। Thus, they can help ensuring the safety of the people finding their location in emergency। वही चीज़ है, हिंदी में लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर जनरली हर एक को याद ही रहता है क्योंकि स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, और यूपीएससी हर जगह ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो भाई इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करना है, वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। हुआ कब था? 1789 में ये हुआ था। ठीक है, 1789 से कब तक हुआ था? 1799 तक ये हुआ था। ईयर मेंशन करना है ना, हिस्ट्री में ईयर का मेंशन करना बहुत
इंपॉर्टेंट है, एयर का मेंशन करना, लोकेशन का मेंशन करना, किसी भी कहानी से ज़्यादा सबसे पहले इसको मेंशन करना। ओके, तो इट एंडेड दी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? पहला कॉन्सिक्वेंसेस, इट एंडेड दी मोनार्की, राजशाही को फ्रांस में इसने एंड कर दिया था इतने ईयर में। इट गेव द सेंस ऑफ फ्रीडम इन पीपल, इसने लोगों को क्या दिया? सेंस ऑफ फ्रीडम दिया कि भाई आज़ादी भी कोई चीज़ होती है, हर किसी लोगों को ही बताया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड द होल यूरोप एंड अदर वर्ल्ड कंट्रीज टू डू द सेम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंस्पायर किया होल यूरोप, सारे के सारे यूरोप को और विश्व की बाकी कंट्रीज को सेम ऐसा ही करने के लिए, क्योंकि उस समय पे क्या था, सारी दुनिया में मोनार्की थी, राजशाही थी, है ना? केवल राजा की लोग, बस उन्हें ही सारे अधिकार थे, बाकी मेरा वचन ही है शासन, वो वाला चीजें चलती थी उस टाइम पे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, केवल ना सिर्फ यूरोप में बल्कि बाकी कंट्रीज भी सोचने लगी कि यार हमें भी फ्रीडम होनी चाहिए, हम भी सत्ता संभाल सकते हैं, हम भी पावर में आ सकते हैं। तो ये सारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, सारी दुनिया में ये आइडिया फैलने लगे थे। ठीक है, और यही रीजन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने का। इससे भी एक क्वेश्चन आना 100% आना ही आना है, ये मान के चलना। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम या फेटर्निटी बोल सकते हो, वेर वाइड स्प्रेड इन फ्रांस, यूरोप एंड अदर वर्ल्ड। ये जो आइडियाज है लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी, ये वाइड स्प्रेड हो गए थे फ्रांस में, यूरोप में और सारे के सारे विश्व में। चर्चेज एंड क्लर्गी वेर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जो चर्चेज एंड क्लर्गी थे उन्हें क्या किया गया था? अंडर कंट्रोल लाया गया था, वरना इनके पास ही बहुत ज्यादा ताकत होती ना। आपकी बुक में जो वो वाला डायग्राम है उसे देख के बना लेना, जो इस तरीके से है ना, सबसे ऊपर क्या होते हैं हमारे? क्लर्गी, ऐसे वाला डायग्राम है क्लर्गी। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे? नोबलमैन, है ना? नोबलमैन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? पीजेंट्स, पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स। ये ना डेरोगेटरी वर्ड होता है, ये अपमानजनक शब्द होता है जिसका यूज किया जाता था फार्मर्स के लिए, लेबर्स के, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता था, इस वर्ड्स का। ठीक। इट लेड टू द राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी वजह से क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ था 1799 के बाद। इट लेड टू द राइज ऑफ न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था? एक नई युग का आरंभ हुआ था जहाँ पे इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ये सब चीजें बननी शुरू हो गई थी। तो ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, देखो। राजशाही का अंत हुआ, स्वतंत्रता की भावना पैदा करी, पूरे यूरोप और दुनिया के अन्य देशों को भी इस तरह के बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार व्यापक रूप से फैल गए। चर्चों और पादरियों को राज्य की शक्ति के नियंत्रण में लाया गया। इनके कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के युग की शुरुआत करने में भी इसने मदद करी थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने ज्यादा पॉइंट इसके बारे में याद कर सको, एयर ये सब चीजें बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? वाई इंडियंस वेर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट, क्लैरिफाई। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? स्पष्ट करो। ठीक है, स्पष्ट करने के लिए हमसे बोला है, स्पष्ट करो, लिख लेना यार इसको। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1909 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द सिडनी रॉलेट चेयरमैन ऑफ द कमेटी। देखो इसको ऐसे समझो, कई लोग क्या बोलते हैं ना कि ब्रिटेन हमारी कंट्री में आया तो वो अच्छे के लिए आया, बट ऐसी बात नहीं होती है। देखो वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 में वर्ल्ड वॉर हुई थी। कब कब से कब तक? 1918 तक हुई थी। इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से कौन गए थे? इंडियन सोल्जर गए थे, है ना? लाखों इंडियन सोल्जर ब्रिटेन की तरफ से लड़े, यानी कि अपनी वहां पे उन्होंने शहादत दी, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन किसके लिए? ब्रिटेन के लिए लड़े। और उसके बाद इन्होंने पे बैक कैसे किया? 1919 में इन्होंने पे बैक किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद है ना? जलियांवाला बाग, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, चारों तरफ से अ, अ, जितने भी इंडिया के लोग थे, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े, चारों तरफ से घेरा उनको, हजारों लोगों को, और गोलियां चला दी और इनको मार डाला। तो क्लियरली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स आपसे प्यार नहीं करते थे। तो ये कहना कि ब्रिटेन की वजह से इतना कुछ अच्छा हुआ हमारी कंट्री में, ये एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं होता है।
क्योंकि अगर आपको ये सब अच्छी चीज़ें करनी थी, आप टेबल पे आते, आप बातचीत करते, है ना? अगर आपको राज भी करना था तो आप 15, 20, 25 सालों तक अच्छे से राज करते। सिखाते कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे नया युग में कैसे आपको चीज़ें करनी है। तो वो अच्छे तरीके से भी की जा सकती थी। तो क्लियरली ऐसा नहीं हुआ बल्कि ये बहुत सारा खून बहा के, मार के ये सब चीज़ें हुई थी। ख़ैर, अब हम बढ़ते हैं कि रोलेट एक्ट देखो, रोलेट एक्ट कब आया था? 1918 में जब ये सब खत्म हो गया, उसके बाद इंडिया के लोग वो ना कर दें, रिवोल्ट ना कर दें, ये सब चीज़ें नेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ ना जाएँ, इन सब के डर की वजह से एक एक्ट को पास किया गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसका नाम रोलेट क्यों पड़ा? क्योंकि जो लीडर था ना, इस एक जो कमेटी बनाई गई थी, जो उसका चेयरमैन था, जो लीडर था, उसका नाम था सिडनी रोलेट। इसी वजह से इस एक्ट का नाम पड़ गया रोलेट एक्ट। इसी एक्ट को नाम किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून। जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? काले कलर के झंडे दिखाते हैं, है ना? तो वैसे ही ब्लैक लॉ के नाम से इसे जाना गया। दिस लॉ अलाउड द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस टू क्रश पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल एक्टिविटीज। मतलब इसके अंदर अलाउ किया गया कि प्रेस को सेंसरशिप कर दो, क्रश कर दो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। ठीक है? परमिशन ऑफ डिटेंशन विदाउट ट्रायल, किसी को भी उठा लो। बेसिकली क्या किया गया ना, प्रेस को धर लो, धर लिया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कोई भी पॉलिटिकल नेशनलिस्ट है, धर लो। किसी के ऊपर शक हो रहा है, धर लो। बच्चे, धर लो। सर पर वो तो बच्चे हैं, नहीं धर लो। ये नेशनल एक्टिविस्ट है, धर लो। सर ये हंस रहा है, धर इसको भी धर लो। ये रो रहा है, इसको भी धर लो। मतलब और ये बिल्कुल सच बात है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना 4th पॉइंट, परमिशन ऑफ डिटेंशन विदाउट ट्रायल। मतलब किसी के भी ऊपर शक शक भी हो गया, तो उसको क्या करते थे? उठा लेते थे। उसको उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाता था और उसे सीधा जज के पास लेके जाया जाता था। उस टाइम पे क्या था ना, जो जजमेंट होता था वो कौन देता था? जिसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, हॉलीवुड की मूवीज़ में, जज एंड ज्यूरी 2 चीज़ें होती थी। जज एंड ज्यूरी, मतलब एक जज होता था और साइड में जो बैठे रहते ना, उनको ज्यूरी होती थी। तो इनके लिए ना स्पेशल कोड बना दिए गए, नेशनल एक्टिविस्ट इंडिया के लोगों के लिए, कि पहले तो बिना किसी बात के इनको उठा लो, फिर इनको जेल में डाल दो, फिर इनको कोर्ट के सामने पेश कर दो और उसके बाद वापस इनको जेल में डाल दो। ठीक है? और डॉक्यूमेंट पे क्या दिखाना था? डॉक्यूमेंट पे ये दिखाना था कि ये सब वैलिड है, कौन से एक्ट के अंदर? रॉलेट एक्ट के अंदर ये वैलिड है। ठीक है? इसीलिए इसे काला कानून माना गया। मेरे ख्याल से तो इसे गूंगा कानून इसका नाम रखना चाहिए था। ठीक है? तो यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी तो वो ठीक कर लेना। ठीक है? ये देखो, इस एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस कानून में यह भी प्राख्यान था कि क्या गिरफ्तार जो व्यक्ति होगा ना, उसे अपील करने का भी अधिकार नहीं होगा। मतलब उसे अपने बचाव करने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जनता में भारी आक्रोश फैल गया और देश भर में इस कानून का विरोध हुआ। यह विरोध आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज करने का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट? एक्सप्लेन करो। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? व्याख्या कीजिए। वही है, अब इनके पॉल्यूशन के बारे में तो आप लोग लिख सकते हो, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और कौन-सा नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत हल्का-हल्का डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इनके बारे में ईज़िली लिख सकते हो। जैसे एयर पॉल्यूशन क्या है? जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं? स्मोक को रिलीज़ करती हैं, हार्मफुल गैसेज़ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हवा में रिलीज़ करती हैं। दीज़ गैसेज़ कॉज़ एयर पॉल्यूशन एंड लेड टू हेल्थ प्रॉब्लम। देख लो भई, जो जो अभी दिल्ली का एनवायरनमेंट है उसमें कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाले स्मोक का, हार्मफुल गैसेज़ का भी उसमें क्या है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है? यहाँ पे हम अभी ट्रैफ़िक वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इंडस्ट्रीज़ कैसे पॉल्यूट करती हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। वाटर पॉल्यूशन, अगेन इंडस्ट्रीज़ डिस्चार्ज करती हैं अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट को, ऑयल को, हॉट वाटर को रिवर्स में, लेक्स में, जिसकी वज़ह से क्या होता है, ये जो होता है ना वाटर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारा जलीय जीवन होता है, उसको क्या होता है, नुकसान होता है। है ना? इसका भी एग्ज़ाम्पल क्या है? दिल्ली में ही देख लो, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री कौन-सी है? दिल्ली है ना? तो दिल्ली का ही क्या होता है, यमुना नदी नहीं है दिल्ली की, वो अच्छे से पॉल्यूट हो चुकी है, उसके झाग के किस्से तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं। है ना? और दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के किस्से भी पूरी दुनिया में ही फेमस है। Third, thermal pollution. Many industries release hot water into the rivers. This increases water temperatures, reduces oxygen level.
अफेक्टिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वही है, हॉट वाटर को पानी में रिलीज कर दिया, न्यूक्लियर वेस्ट को रिलीज कर दिया, तो उससे क्या हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, अफेक्टिंग द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। लैंड पोल्यूशन क्या है? सॉलिड वेस्ट लाइक एश, slag, chemical from industries is dumped on land which makes the soil infertile and pollutes the land। अब क्या होता है देखो, सॉइल सॉलिड वेस्ट जैसे कि राख, ठोस कचरा, स्लॉग का मतलब ठोस कचरा, केमिकल के जो वेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज के, उसे जमीन पे ही डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, वहां पे आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, लैंड पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, मशीन्स, जनरेटर और जो ब्लास्टिंग की एक्टिविटीज होती हैं, ये सब क्या है, लाउड नॉइज क्रिएट करते हैं, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। अब है हमारा 22 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, मेंशन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, हियर आर द मेन फैक्टर्स। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, पावर बोल रहे हैं कि क्या होता है ना, पावर शेयरिंग है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, पावर को कैसे शेयर किया जाता है डेमोक्रेसीज के बीच में। तो उसमें क्या होता है ना, एक हॉरिजॉन्ट, मेनली 4 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स मेन है हमारे कौन से, एक तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा है हमारा क्या, वर्टिकल पावर शेयरिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में ही हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। तो इनके बीच में क्या होता है, सेम लेवल पे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, मतलब ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर नजर रखते, लिखा है ना, कीप एन आई ऑन ईच अदर, ईच ऑर्गन एग्जामिन्स द अदर, मतलब एक दूसरे को एग्जामिन भी करते रहते हैं कि जुडिशरी ने कुछ कहा, तो जुडिशरी ने कुछ गलत डिसीजन दिया, तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी नहीं आपने गलत डिसीजन दिया है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल, गलत रूल बनाए, एग्जीक्यूटिव के पास गए, फिर एग्जीक्यूटिव ने बोला कि नहीं ये अप्लाई नहीं हो रहा, आप इसमें चेंज कीजिए। ऐसे ही, मतलब ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना के रखते हैं, एक दूसरे को सेम लेवल पे चेक करते रहते हैं। इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा ये है कि नो वन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, मतलब हर कोई अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सेकंड क्या है हमारा, वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होगा, इसमें ऑर्डर दिए जाएंगे, मतलब जो सबसे टॉप का बंदा होगा वो इसको ऑर्डर देगा, फिर वो इसको ऑर्डर देगा, फिर आपको इसको जवाबदेही देनी है, फिर वो वापस इसको जवाबदेही देगा। तो ये क्या है हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल, स्टेट, लोकल, मतलब सेंट्रल ने कुछ ऑर्डर दिए, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट ने लोकल गवर्नमेंट को बोला, तो इस तरीके से काम चलता है। फिर ये दोनों सब एक दूसरे को जवाबदेही होगी कि कहाँ बजट खर्च हुआ, आपने क्या लॉ बनाए, सही से किया, काम नहीं किया। तो वो क्या हो गया हमारा पर्टिकल वर्टिकल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल हो गया। ईच लेवल हैज डिस्टिंक्ट पावर, और हर किसी के पास क्या होगी, डिस्टिंक्ट पावर होगी, मतलब सेम सेम पावर नहीं होगी जैसी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में होती है। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन एंड लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट में क्या है, सोशल। इसके बाद ना अभी मैंने हिंदी वाले उसमें देखना, इसके बाद मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो बना लेना हिंदी वाले पेज में, अभी स्क्रॉल डाउन करके इसके बाद बना लिया सेकंड पॉइंट के बाद। थर्ड पॉइंट में पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब ये क्या है, सोशल ग्रुप्स में रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई सोशल ग्रुप बना है या लैंग्वेज के बेसिस पे, तो उनके बीच में पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट या श्रीलंका की एथनिक पावर शेयरिंग, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फोर्थ हमारा, पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जो हमारी पावर है ना वो शेयर की जाएगी बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में। ये देखो ये क्वेश्चन आ ही जाएगा अभी मेरे ख्याल से, तो प्रेशर ग्रुप पावर ये पॉलिटिकल पार्टी से फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि क्या हो गया, क्या कहते हैं उसे, गठबंधन की जो सरकार होती है उनके बीच में पार्टी पावर को शेयर किया जाता है ना। जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो किसी एरिया में 100 सीट्स हैं, उन 100 सीट्स में से गवर्नमेंट में कंप्लीटली आने के लिए आपको कितनी सीट्स चाहिए, 50 सीट्स चाहिए, 50 से ज़्यादा 51 सीट चाहिए, चलो ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास कितनी सीट्स आई, 49 सीट्स आई, तो उन्होंने क्या किया, 51 बनाने के लिए +2 सीट्स को दूसरी पार्टीज के साथ गठबंधन करके लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, आपने इनके बीच में पावर शेयरिंग हो गई। ठीक है, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट इसका एग्जाम्पल हो गया।
गठबंधन की सरकार। ये है ना, ये जो सेकंड पॉइंट के बाद ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है? और हिंदी वाले इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, हाउ डू सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, गिव एग्जांपल। सोशल डिवीजन किस तरीके से पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं उसका एग्जांपल देना है, ठीक है? इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट टू रूल द कंट्री बाय फॉर्मिंग गवर्नमेंट। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कॉम्पीट करती हैं ताकि कंट्री को रूल कर सकें, उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू डू सो दे रिक्वायर वोट्स, thus sometimes they start competing on the basis of already existing social division। तो होता क्या है कि ना अब उन्हें वोटों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर देते हैं। किस बेस पे स्टार्ट करते हैं? जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग सोशल डिवीजन है उसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। जिससे कि होता क्या है, सम टाइम लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में कोलैप्स हो जाते हैं ना, आपस में फूट पड़ जाती है, एक-दूसरे से लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोशल डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स को अफेक्ट हो रही है। वायलेंस होता है बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट भी उसके क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। और सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करती है, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग कई सारे एरियाज़ में अपने पर्टिकुलर नेता को वोट करते हैं, है ना? या फिर कोई अपने जान-पहचान के लोगों को वोट करते हैं, अपनी कास्ट के लोगों को वोट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रही हैं। और इसके और एग्ज़ाम्पल क्या हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग? एक एग्ज़ाम्पल तो इंडिया ही है, ये सारे एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया के ही तो हैं। और दूसरा क्या हो गया? दूसरी कंट्री हो गई यूगोस्लाविया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है? पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, इनका इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट, ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब ये इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आते। बस ये क्या होता है, इन्हें अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना होता है, पर्टिकुलर सेक्शन और सोसाइटी के इंटरेस्ट को। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आरएसएस का एग्जाम्पल ले लो। आरएसएस इसका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया क्या इसका, फिक्की। ठीक है? तो ये क्या करेंगे, अपने-अपने इंटरेस्ट को रखेंगे कि हाँ, हमारा सपोर्ट आपके साथ है और अ, आप गवर्नमेंट को फ़ॉर्म करो, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या आप इन लोगों के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें करना। तो इस तरीके से। सेकंड पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जनरली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, नेशनल पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़। प्रेशर ग्रुप्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप, सेक्शनल ग्रुप्स और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शन, ये नहीं करेंगे इलेक्शन, ये कम्पीट नहीं करेंगे इलेक्शन में। पॉलिटिकल पार्टीज़ डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। ये तो ट्रू है ना, गवर्नमेंट जो बनाएगा वही तो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा पॉलिटिकल पावर को, शेयर भी वही करेगा। ये लेकिन जो प्रेशर ग्रुप है, ये कंट्रोल करेंगे और डायरेक्टली ना ही पॉलिटिकल पावर को, लेकिन ये इनडायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ। जैसे मान लो किसी ने चुना इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा अ, ये इनडायरेक्ट एग्ज़ाम्पल है, ये आपको लिखना नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर। अब वो फ़ॉर्म हो गई है तो उसे पे बैक करना है ना, वो कैसे करेंगे? वो इन इंडस्ट्रीज़ को, इन जो ये संस्थाएँ होंगी, इनको सपोर्ट करके वो क्या करेंगे? पे बैक लेंगे। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो गया? प्रेशर आ गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फेस द पीपल इन द इलेक्शन एंड देयरफॉर दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस में लोगों को फेस करना होता है, देयरफॉर दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। प्रेशर ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों के लिए, है ना? ठीक है, जैसे प्रेशर ग्रुप का एक एग्जांपल है ना, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था रिसेंटली, कुछ ईयर्स पहले। तो वो क्या है, प्रेशर ग्रुप्स है, गवर्नमेंट को डिसीजन को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था।
ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। मूवमेंट्स भी होती हैं जैसे रिसेंटली क्या है इतने सारे मीम्स वगैरह बने थे ना मीम बने थे वो नेपाल में जब अभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो वहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स ने लोगों ने मिलके कितना ज़्यादा एक मूवमेंट चला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अ डेमोक्रेसी। फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के इन डेमोक्रेसी में? ये कौन-कौन से होते हैं? कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट कैंडिडेट्स एंड फाइट इलेक्शन टू विन पावर। ठीक है? इलेक्शन को क्या करना होता है? कंटेस्ट करना होता है। कराना भी होता है और अपने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन को लड़ते हैं ताकि जीत सकें और पावर में आ सकें। सेकंड क्या होता है उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी में पॉलिसी मेकिंग। पावर में आने के बाद वो क्या करते हैं? पॉलिसीज़ को बनाते हैं, अलग-अलग नीतियाँ बनाते हैं ताकि पब्लिक ताकि क्या क्या कर सकें, अपने-अपने एजेंडा को और लोगों का विकास हो सके, उसके लिए क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। थर्ड है हमारा क्या वॉइस ऑफ द पीपल, पार्टीज़ रिप्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन एंड रेज़ इश्यूज़ ऑफ द पीपल। ठीक है? ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, ये डेमोक्रेसी में जब जीत के आती है ना अलग-अलग पार्टीज़ में, चाहे वो पक्ष की हो, विपक्ष की हो, तो वो क्या करती हैं, अपने-अपने लोगों का क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को वो उनकी वॉइस बनती हैं, संसद में जाके बताती हैं कि लोगों को ये प्रॉब्लम है। ऐसा करना चाहिए। फॉर्मिंग गवर्नमेंट विनिंग जो पार्टी जीतती है, वो गवर्नमेंट बनाती है और क्या करती है, लॉ बनाती है। फिफ्थ क्या है, रोल ऑफ अपोज़िशन। अच्छा, जो पार्टी जीत गई वो तो ठीक है, पर जो पार्टी अपोज़िशन में जाती है ना, उसका भी बहुत रोल होता है क्योंकि ये जो पार्टी जीतती है, वो अपनी मनमानी ना करने लगे, उसके ऊपर कौन चेक कर रखता है, जो अपोज़िशन अपोज़िशन में बैठे रहते हैं, वो करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, चेक करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, तो आप हमें हमें वोट दो, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके लिए राइट पॉलिसीज़ को लेके आएँगे। देयरफॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य ये सब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म और राइट द मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो देखो फेडरलिज्म क्या होता है ना, फेडरलिज्म बेसिकली एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें जो सत्ता होती है वो केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है? जो राज्य सरकार होती है, इनके बीच में सत्ता का विभाजन होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं हम क्या फेडरलिज्म। अब यहाँ पे क्या लिख रखे हैं? फेडरलिज्म के मेन फीचर लिखने को बोला गया था, तो क्या है? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ 3 लेवल। जनरली क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। इंडिया में क्या होते हैं 3 लेवल है, मतलब कहने का मतलब 3 लेवल क्या हो गए? एक तो हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ना, फिर उसके बाद क्या है सत्ता का बँटवारा किसके बीच होगा कहा मैंने? स्टेट के बीच होगा। फिर किसके बीच होगा? प्रोविंस। प्रोविंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रांतों के बीच में या आप ऐसा कह सकते हो क्या? जो लोकल गवर्नेंस होगी उसके बीच में। तो सत्ता का बँटवारा इन 3 लेवल में होगा। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इवन दो दे गवर्न द सेम सिटीज़न। हर लेवल की जो गवर्नमेंट है ना, इसका जुरिडिक्शन होगा अपने-अपने इलाके में। जबकि क्या है सिटीज़न तो सेम कंट्री के ही हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, हर गवर्नमेंट के पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने एरिया में कानून बना सकती है, अपने एरिया के लोगों को टैक्स कर सकती है या अपने अकॉर्डिंग अ, उनको एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग सरकार चला सकती है। तो ये हक होता है तीनों का। पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज़ स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो इसको होने से कोई रोक नहीं सकता, सुरक्षित है। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या था? सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या हो गया? मान लो उनके बीच में कुछ कुछ डिस्प्यूट हो गई कि किसी ने कुछ लॉ लागू किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो डिस्प्यूट कौन सॉर्ट आउट करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट करेगी। वो पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इट अप्लाइज टू इंडिया आल्सो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों को पावर दे दी सेंट्रल, स्टेट और लोकल तीनों को पावर दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही हिला के रख दोगे, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल्स होंगे जैसे अ, आज़ादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, लिखने का, पढ़ने का, तो आप इन सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये इंडिया में भी अप्लाई होता है। सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू बिटवीन डिफरेंट लेवल्स आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है?
टैक्स वैक्स लग रहा है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि आप अपना राजकोष इस चीज से भरोगे और आप इस चीज से भरोगे। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट के बेसिस पे भी काम चल रहा है, ट्रस्ट के बेसिस पे और एग्रीमेंट के बेसिस पे कि अच्छे से हम सरकार को चलाएंगे ताकि लोगों का भला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये इस बार ना ये अभी 2026 के जो एग्जाम होंगे ये इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली मनरेगा के ऊपर क्या है ना, इसका नाम चेंज कर दिया गया है या हो चुका है, ऐसा कुछ है। तो मनरेगा के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है रूरल एरियाज में। ठीक है, क्योंकि देखो लेबर का भी तो लोग लेबर्स का भी तो माइग्रेशन हो रहा है ना, उन्हें भी रोकना है। तो अगर हम उन्हें गाँवों में अगर हम विकास करें, वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके जाएँ, तो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे। तो गाँव का भी विकास होगा और लोगों को भी इनकम मिलेगी ना। तो वही चीज़ है, सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना रूरल एरियाज में। सेकंड पॉइंट में क्या है, अकॉर्डिंग टू द मनरेगा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू द एबल पीपल। जो योग्य लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार, गारंटीड रोजगार तो मिलना ही मिलना है। ये मनरेगा का एक और ऑब्जेक्टिव था। मनरेगा हेल्प्स इन लोअरिंग माइग्रेशन ऑफ लेबर्स फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। क्या होगा, अगर वहीं रोजगार मिलेगा तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे ना, वहीं रुक जाएँगे। इट इंश्योर्स द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द लेबर्स। और इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है ना लेबर्स की, वो क्या होगी, इंश्योर हो जाएगी। है ना? कि 100 दिन का रोजगार आपको कम से कम मिल रहा है। फिफ्थ पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट और इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेल लोग काम करेंगे। गाँव में क्या होने लगा था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिलने लगा था। आप आइए, काम कीजिए और उसके बाद आपको पैसे मिलते थे। ठीक है? अब इसमें एक छोटी सी कहानी और मैं बताऊँ तो मनरेगा में क्या हुआ था ना, कुछ कुछ नेताओं ने क्या किया था ना, एक पॉजिटिव आप पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो उसमें क्या होता है, इससे महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। तो कुछ गाँव के नेताओं को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि सब लोग आपस में ऐसे रिलेटिव्स वगैरह ये सब जान-पहचान सब ऐसे ही रहते हैं। तो कुछ नेता क्या करते थे, हाँ, ये बेसिकली एक ट्रू स्टोरी है। तो अ, एक नेताजी ने क्या किया, उन्होंने मनरेगा के अंडर में काम तो करवाया, वो जेसीबी वगैरह लेके आए, है ना? लेबर्स वगैरह लेके आए और जितना भी उनके गाँव की महिलाओं का हक था, जितना भी उनका पैसा बनता था, महीने के एंड में जाके उन्होंने वो सीधा पैसा एक लिफ़ाफ़े में रख के उन्हें दे दिया कि आपको आप हमारे गाँव की महिलाएँ हो, आप हमारे लिए काफ़ी सम्मानजनक हो, आप मत आइए या ये काम छोटे-मोटे काम ये हम निपटा देंगे, आप लेकिन आपको पैसा मिल जाएगा। तो उन्हें प्रॉपर घर जाके लिफ़ाफ़े में डाल के पैसा दे के आए और काम का काम भी करवा लिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक से आप क्या समझते हैं? राइट द फंक्शन ऑफ बैंक्स इन द मॉडर्न एज। ठीक है? बैंक क्या होता है? एक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके काम क्या होते हैं? डिपॉज़िट को एक्सेप्ट करना, मतलब जो पब्लिक पैसे ला रही है, उसको एक्सेप्ट करो। टू ग्रांट लोन्स टू दोज़ इन नीड, और उन लोगों को जो नीडी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको लोन दो। बैंक प्रोटेक्ट्स द मनी ऑफ द सिटीज़न्स ऑफ द कंट्री। बैंक क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है मनी ऑफ द सिटीज़न, प्रोटेक्ट कंट्री एंड प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सर्विसेज़। फाइनेंशियल सर्विसेज़ को प्रोवाइड करता है। द मेजर फंक्शन ऑफ द बैंक इन दिस मॉडर्न एरा आर फॉलोइंग। अब इसके मेजर फंक्शन क्या है? देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वही चीज़ है। बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है पीपल से सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट के रूप में, करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के रूप में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद इंटरेस्ट पे करता है। मतलब आप जितने रुपए जमा कराओगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट देगा। ग्रांटिंग लोन्स, बैंक जो ये डिपॉजिट जमा है इसका यूज़ कैसे करता है? लोन देता है। फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बिज़नेस के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए, जैसे आपको घर बनाने के लिए, कार के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो ये काम भी क्या करता है? बैंक करता है। और थर्ड पॉइंट, मॉडर्न एरा में डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज़। ये क्या करते हैं? बैंक क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल बैंक सर्विसेज़ जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, राइट इट्स मेन फंक्शन। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य का उल्लेख कीजिए। बेसिकली अभी तो ये वेला है एकदम, इसका ये बिल्कुल ठप पड़ चुका है अभी के करंट टाइम पे, ठीक है, यूएसए की हरकतों की वजह से। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1, 1995। को ये एस्टेब्लिश हुआ था टू रेगुलेट द रूल्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हो रहा है ना, व्यापार हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके रूल्स को रेगुलेट करने के लिए इसका गठन किया गया था। द मेजर फंक्शन ऑफ द WTO आर फॉलोइंग। WTO के मेजर फंक्शन हमारे कौन-कौन से हैं? इट इंश्योर्स द फेयर ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या करता है? दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है ना, उसको वो ट्रेड फेयर होना चाहिए, उसमें कोई चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसको इंश्योर करता है। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द फोरम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन। मतलब जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन है, उसके लिए आपको एक रूम प्रोवाइड करा है, एक फोरम प्रोवाइड करा है कि आप आइए, डिस्कस कीजिए यहाँ पे, लड़िए मत। इट रिव्यूज द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। अब ये क्या करता है? रिव्यू करता है। जो ट्रेड पॉलिसीज होती है ना, उस मेंबर कंट्री, जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे, उसको रिव्यू करता है ट्रेड पॉलिसी को, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। इट इट फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर कंट्रीज। ठीक है, आप जितनी भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज है ना, पावरफुल कंट्रीज है, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी ये फैसिलिटेट करता है। क्योंकि देखो चोरी-छिपे कई बार क्या होता है, हम कंट्रीज क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में सामान को डंप कर देती हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखने का काम है WTO का। गलत तरीके से कुछ हो तो नहीं रहा, वो सारी चीज़ें देखने का काम भी है कि आपने गलत तरीके से किसी कंपनी को ब्लॉक कर दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकते, हमारे यहाँ सामान नहीं बेच सकते, हम नहीं बेचने देंगे। तो वो सब चीज़ें देखने का काम भी WTO का है। प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश हैं, छोटी-मोटी कंट्रीज़ हैं, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें ग्लोबल ट्रेड में और उनकी कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सके, उनके लोगों को फ़ायदा हो सके। ये सारी चीज़ें भी क्या करता है? ये सारा काम भी WTO करता है। ओके, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? क्या होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एमएनसीज़ इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? वैश्वीकरण क्या है? और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं ना, एमएनसीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, इनकी इसमें क्या भूमिका है? ग्लोबलाइजेशन की हेड मीनिंग, इसकी डेफिनिशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ कंट्रीज़ इकोनॉमी विद द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्री। मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इंक्लूड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। मनी एंड पीपल मूविंग अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। मतलब पैसा रुपयों का भी आदान-प्रदान हो रहा है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं और लोग भी एक अक्रॉस द बॉर्डर जा रहे हैं काम करने के लिए। ये सब वैश्वीकरण की वजह से संभव है, इसको वैश्वीकरण हम बोलते हैं। की रोल्स ऑफ एमएनसीज़ इन ग्लोबलाइजेशन आर एज़। अब जो एमएनसीज़ के की रोल्स हैं वो क्या-क्या हैं? जॉब क्रिएशन, दे क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ इन कंट्रीज़, है ना? अब एमएनसीज़ क्या है? देखो ना, अभी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जिस भी कंट्री में जाएँगी, है ना? जिस भी कंट्रीज़ में ये एस्टेब्लिश होंगी, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। जब जॉब क्रिएशन होगा, तो अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें हाई अमाउंट में उनकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, इनकम ज़्यादा मिलेगी, अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिल रही है ना? तो क्या करें? लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करती है कंट्रीज़ में, इंक्रीजिंग द स्किल सेट एंड इनकम लेवल। सेकंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एमएनसीज़ इंट्रोड्यूस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज़। है ना? जैसे पहले क्या था, जो वो हमारा फ़ेमस ब्रांड है जो कौन-सा? व्हाइल का, बताना कमेंट सेक्शन में कौन-सा? उसकी फैक्ट्रीज़ यहाँ इंडिया में लगती नहीं थी। अब धीरे-धीरे क्या है, उसकी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे आ गई। तो अब वो टेक्नोलॉजी यहाँ के लेबर सीखेंगे, है ना? तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी का एक तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। सेम ऐसे ही सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज़, चिप्स अगर यहाँ पे बननी शुरू होंगी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमें फ़ायदा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंटीग्रेटिंग प्रोडक्शन, थर्ड में क्या है, एमएनसीज़ लिंक प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ क्रिएटिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। क्या करते हैं ये?
लिंक अलग-अलग कंट्रीज़ में क्या करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं कि थोड़ा सामान वहाँ बनेगा, थोड़ा सामान यहाँ बनेगा, तो उन कंट्रीज़ के बीच में क्या है, लिंक भी बन रहा है और इस वज़ह से वो आपस में लड़ेंगे भी नहीं, ठीक है? और ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी ठीक से होगी। 4th पॉइंट क्या है? कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। दे ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, ठीक है? फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, वो सारे एफडीआई वगैरह ये सब भी क्या है, इन सब की वजह से, एमएनसीज़ की वजह से संभव होता है। ओके, तो 2022 के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। हो सकता है कि इसमें मैप वाले क्वेश्चन केवल रह गए होंगे क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन हम सब एक साथ कर लेंगे क्योंकि मैप में उसको सारे की सारी चीज़ों को लोकेट करना, ऑयल रिफाइनरीज़ को लोकेट करना, जलियांवाला बाग वो कहाँ पे हुआ था, वो सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो सब हम एक ही साथ, एक ही वीडियो में मैप वाला पूरा सेशन रख लेंगे, वहाँ पे कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।